आज हम सरल रेखीय गति में कुछ आंकिक प्रश्न करेंगे। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर एक आंकिक प्रश्न है। ये ग्राफ दे रखा है मैं, ये ग्राफ वेग और समय के बीच है। तो इसमें क्षैतिज अक्ष पर समय लिया गया है सेकंड में और ऊर्ध्वाधर अक्ष पे वेग लिया गया है मीटर पर सेकंड में। यहाँ पर क्षैतिज अक्ष में दर्शा रखा है समय 1 2 3 4 5 6 और ऊर्ध्वाधर अक्ष में दर्शा रखा है 0 2 4 ऊपर धनात्मक दिशा में, ऋण 2 ऋण 4 ऋणात्मक दिशा में। सवाल क्या है कि सरल रेखा में गतिशील पिंड का वेग समय ग्राफ निम्न प्रकार से व्यक्त किया गया है। कोई पिंड है वो सरल रेखा में गतिशील है, सरल रेखीय गति कर रहा है, तो उसका वेग समय ग्राफ यहाँ दर्शा रखा है। हमें क्या ज्ञात करना है कि पिंड का 6 सेकंड के समयांतराल में विस्थापन तथा दूरी ज्ञात करो। हमें बताना है कि इस पिंड का 6 सेकंड में जो है विस्थापन कितना होगा, दूरी कितना होगा। तो इसमें क्या करेंगे, हमें पता है कि वेग समय का जो ग्राफ होता है, तो वेग समय ग्राफ में जो वेग समय रेखा को या वक्र प्राप्त होगा, तो वेग समय वक्र और समय अक्ष के बीच घिरे हुए भाग का जो क्षेत्रफल होता है वो विस्थापन को प्रकट करता है। और ऐसे ही चाल समय या वेग समय जो ग्राफ होगा और समय अक्ष होगा, उसके बीच घिरा हुआ जो भाग होता है उसका क्षेत्रफल विस्थापन को प्रकट करता है और दूरी को भी प्रकट करता है। विस्थापन को प्रकट करने में हमें धनात्मक और ऋणात्मक मान देखने पड़ेंगे और दूरी को प्रकट करने में हमें सभी मान धनात्मक लेने हैं। तो देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। इस ग्राफ में हमें विस्थापन निकालना 6 सेकंड में। तो 6 सेकंड मतलब यहाँ 0 1 2 3 4 5 से यहाँ 0 से लेकर 6 सेकंड के बीच जो इस समय है, इस समय में जितना विस्थापन होगा उस विस्थापन को निकालेंगे। तो यहाँ पर विस्थापन कैसे निकालेंगे, देखिए 0 से 2 सेकंड के बीच ये ए बी क्या है, 0 से 2 सेकंड के बीच ये ए बी है वेग समय ग्राफ। फिर 2 से 4 सेकंड के बीच वेग समय ग्राफ कौन है, ये डी ई है। फिर 4 से 6 सेकंड के बीच वेग समय ग्राफ कौन है, ये जी एच है। तो 0 से 2 सेकंड के बीच देखिए पहले, तो 0 से 2 सेकंड के बीच विस्थापन कैसे निकलेगा, वो निकलेगा ये वेग समय ग्राफ और इस समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल। तो वेग समय ग्राफ 0 से 2 सेकंड के बीच ये है और ये है आपका क्या, समय अक्ष। तो इसके बीच ये भाग पड़ रहा है, तो इस भाग का जो क्षेत्रफल आएगा ये दर्शाएगा 0 और 2 सेकंड के बीच का विस्थापन। तो हमें इस हिस्से का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ऐसे 2 और 4 सेकंड के बीच का विस्थापन कैसे निकलेगा, हमें देखना पड़ेगा 2 और 4 सेकंड के बीच वेग समय ग्राफ कौन है, वो है डी ई। ये वेग समय ग्राफ डी ई और इस समय वाली अक्ष के बीच जो भाग पड़ रहा है वो भाग है कौन सा, डी ई एफ सी। इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे तो ये क्षेत्रफल दर्शाएगा यहाँ पे विस्थापन और दूरी को। ऐसे ही इसमें 4 से 6 सेकंड के बीच का जो विस्थापन होगा वो कैसे निकलेगा, 4 से 6 सेकंड के बीच जो वेग समय ग्राफ है जी एच और समय अक्ष के बीच के भाग का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो हम निकाल रहे हैं इसको, तो विस्थापन बराबर आ जाएगा यहाँ पे 6 सेकंड में कुल विस्थापन बराबर आ जाएगा आकृति ओ ए बी सी का क्षेत्रफल। इस आकृति का क्षेत्रफल ये लिख दिया। ये ऊपर की ओर है आकृति, समय अक्ष से ऊपर की ओर जो आकृति होगी उसको धनात्मक ले लेंगे, समय अक्ष से नीचे की जो आकृति होगी उसका क्षेत्रफल ऋणात्मक ले लेंगे विस्थापन में। और दूरी में सभी क्षेत्रफल क्या लेने, धनात्मक लेने। भाई यही अंतर है, बाकी तरीका वही होगा। तो 0 से 6 सेकंड के बीच का कुल विस्थापन बराबर होगा आकृति ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, फिर इस आकृति सी डी ई एफ का क्षेत्रफल, इस आकृति का क्षेत्रफल, पर ये आकृति सी डी ई एफ का क्षेत्रफल ये आएगा ऋणात्मक क्योंकि ये समय अक्ष के नीचे की ओर है। फिर आकृति एफ जी एच आई का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल आएगा धनात्मक, आकृति एफ जी एच आई का क्षेत्रफल। अब इन क्षेत्रफलों को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर इनके चिन्ह के अनुसार यहाँ पे इन क्षेत्रफलों के मान निकाल देंगे। तो विस्थापन बराबर आ जाएगा, इस आकृति का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से यहाँ गैप कितना है 2 का, 2 ऋण 0, 2 आ गया लंबाई में और चौड़ाई में क्या आ गया, ये 4 है 0, 4 ऋण 0 यानी 4। तो इस आकृति का क्षेत्रफल ये आ जाएगा, आयत जैसा दिख रहा है हमको, तो ये हो जाएगा लंबाई गुणा गया चौड़ाई से, तो 4 ऋण 0 4 और 2 ऋण 0 2, तो 4 गुणा गया 2 से। तो आकृति ओ ए बी सी का क्षेत्रफल आ जाएगा 2 गुणा गया 4, ये 2 गुणा गया 4, ठीक है। ये आ जाएगा मीटर में, ऐसा नहीं क्षेत्रफल है तो वर्ग मीटर नहीं, ये मीटर क्योंकि विस्थापन आ रहा है, विस्थापन का मात्रक मीटर। उसी प्रकार से इस आकृति सी डी ई एफ का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा,
ये लंबाई मान लीजिए 4, ये 4 है ये वाली लंबाई, तो ये कैसे निकलेगा इस लंबाई का मान 4 ऋण 2 यानी 2, और ये इसका मान CD का मान ये कैसे, ये है बिल्कुल ऋण 2 की सीध में, और ये किसकी सीध में, 0 की सीध में। तो CD की वैल्यू क्या होगी, ऋण 2 माइनस 0, तो ऋण 2 माइनस 0 माने ऋण 2। तो इस आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा ऋण 2 गुणा गया 4 ऋण 2 यानी 2, तो ऋण 2 गुणा गया 2, तो ऋण 2 गुणा गया 2, ये आ गया 4। तो इस आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा 4, परंतु चिन्ह होगा ऋण। ऐसे इस आकृति का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, होएगा ये 6 ऋण 4 यानी इस ये FI का मान हो जाएगा 6 ऋण 4 मतलब 2, और FG का मान हो जाएगा ये किसकी सीध में, 2 की सीध में, तो 2 ऋण 0 ये 0 की सीध में, तो 2 ऋण 0 मतलब 2, तो FG की वैल्यू होगी 2, FI की वैल्यू होगी 2, तो इस आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा क्या, 2 गुणा गया 2 यानी 4। तो हम इस प्रकार से विस्थापन निकाल देंगे यहाँ पे 2, यह आ जाएगा 8 ऋण 4 धन 4 यानी हल करके ऋण 4 धन 4 कट गया, आ गया 8 मीटर। तो विस्थापन में क्या देखना है, जो आकृति समय अक्ष के ऊपर है उसका क्षेत्रफल धनात्मक लेंगे, जैसे इसका क्षेत्रफल धनात्मक है, जो आकृति समय अक्ष के नीचे है इसका क्षेत्रफल ऋणात्मक लेंगे, और तब उनको चिन्ह के अनुसार हल करेंगे। क्योंकि विस्थापन सदिश राशि है इसलिए इसमें धन या ऋण मान भी आ सकते हैं। अब ऐसे दूरी निकालेंगे तो दूरी 0 से 6 सेकंड के बीच चलित दूरी क्या होगी, वो दूरी भी होगी इन्हीं आकृतियों का क्षेत्रफल पर सब क्षेत्रफल समान ये धन चिन्ह वाले होंगे, क्योंकि दूरी जो है अदिश राशि है इसका मान केवल धनात्मक आएगा। तो दूरी बराबर हो जाएगा 0 से 6 सेकंड के बीच चलित दूरी बराबर होगा आकृति OABC का क्षेत्रफल धन आकृति CDEF का क्षेत्रफल धन आकृति FGHI का क्षेत्रफल, ये हमने यहीं पे ये लिखे हुए हैं। तो दूरी बराबर इस आकृति का क्षेत्रफल फिर वही आ गया 2 गुणा गया 4, 4 ऋण 0 मतलब 4, 2 ऋण 0 मतलब 2, तो 4 गुणा गया 2 मतलब 8 आ गया, ये 8 मीटर, फिर प्लस इस आकृति का क्षेत्रफल 4 ऋण 2 ये 4 ये 2 है, तो इसमें से ये घटा दो, ये आ गया इस वैल्यू, इस CF की वैल्यू, 4 ऋण 2 मतलब 2, फिर ये 2 और ये क्या ऋण 2, तो ऋण DC की वैल्यू क्या आएगी, C किसकी सीध में है 0 की, और D किसकी सीध में -2 की, तो इसकी वैल्यू आएगी -2 और ऋण 0 यानी 2, ठीक है। तो -2 आएगा, पर यहाँ आंकिक मान लेना है, तो आकृति CFED का क्षेत्रफल आएगा 2 गुणा गया 2, 2 इसकी वैल्यू 2 इसकी वैल्यू, फिर आकृति FGHI की का क्षेत्रफल क्या आएगा, ऐसे ही 2 गुणा गया 2, 6 ऋण 4 ये 2 हो गया, और ये किसकी सीध में था 2, और ये किसकी सीध में था 0, तो 2 गुणा गया 2 ऋण 0 मतलब 2, तो ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, तो इस आकृति का क्षेत्रफल आ गया 2 गुणा गया 2, ये हमने यहाँ पर रखा है। तो दूरी बराबर हो गया इन तीनों आकृतियों का क्षेत्रफल का योग, ये आ गया 8 धन 4 धन 4 यानी 8 4 12 4 16 मीटर। तो दूरी आ रही है 16 मीटर, विस्थापन आ रहा है 8 मीटर। ये एग्ज़ाम में कई बार ये सवाल आया हुआ है, इस पे ध्यान दीजिए और इस प्रकार के और सवालों को भी कीजिए। अगला सवाल देखिए, एक धावक 50 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर दौड़ता है। धावक द्वारा 3/4 भाग तय करने में विस्थापन और दूरी की गणना करो। कोई धावक है, ये वृत्ताकार पथ पर दौड़ रहा है, ये जो है A से दौड़ना शुरू किया इसने, ADCB तक दौड़ा, A से लेके B तक इसने जो है 3/4 मतलब 3/4 वृत्त पूरा किया। तो हमको A से B तक जाने में विस्थापन और दूरी की गणना करनी है, ठीक है। इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या दे रखी है 50 मीटर, ठीक है। तो हमें यहाँ पर त्रिज्या R मान लेंगे हम, इसकी त्रिज्या R बराबर 50 मीटर। तो ये चालक जब वृत्तीय पथ पर दौड़ेगा तो 3/4 वृत्त पूरा करने में, ये जब 3/4 वृत्त पूरा करेगा तो ये ADCB पथ से होता हुआ B तक पहुँचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर A से B तक पहुँचने में जो विस्थापन होगा, तो विस्थापन का परिभाषा है कि अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी। तो ADCB पथ में जाने पर अंतिम स्थिति है धावक की B, प्रारंभिक स्थिति है A, तो इनके बीच की न्यूनतम दूरी क्या आएगी, ये रेखा AB, ठीक है, जो जीवा स्टम्प जीवा AB का मान। तो यहाँ पर हम विस्थापन AB बराबर निकाल देंगे, विस्थापन AB का मान निकालेंगे। तो ये AB यहाँ पर कैसे निकलेगा, इस समकोण त्रिभुज यहाँ पर AOB, तो इस समकोण त्रिभुज में ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण। तो हमें इस कर्ण AB का मान निकालना, तो कर्ण AB बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण AB बराबर हो जाएगा अंडर रूट लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण AB बराबर आ गया अंडर रूट लंब
लंब ये मतलब त्रिज्या है, इस टाइम त्रिज्या आर का वर्ग, धन ये आधार भी त्रिज्या आर का वर्ग। तो ये आ गया √r² + r² यानी r√2। तो r की वैल्यू हमारे पास क्या है, r मतलब त्रिज्या, r की 50 रखते हैं तो 50/2, ये जो है विस्थापन आ गया। वर्गमूल 2 का मान अगर हम रखें तो वर्गमूल 2 का मान है 1.414, तो 50/2 का मतलब हो गया 50 गुणा गया 1.414 मीटर, तो विस्थापन आ गया 70.7 मीटर, इनको गुणा करके आ गया। तो इस तरीके से विस्थापन आ गया। विस्थापन में ध्यान रखना है अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी, ठीक है, वो आएगी AB, ये जीवा AB की वैल्यू, यही जो है जीवा AB का जो मान आएगा वो विस्थापन आ जाएगा। अब इस दूसरा पार्ट क्या है इसका कि इस 3/4 वृत्त को पूरा करने में चलेगी दूरी। तो 3/4 वृत्त को जब हम पूरा कर रहे हैं तो हम कहाँ से होते हुए जा रहे हैं, ADCB से होते हुए जा रहे हैं। इस दौरान चलेगी दूरी आएगी इस 3/4 पथ की लंबाई। तो 3/4 पथ की लंबाई कैसे निकलेगी, ये जो 3/4 पथ है ADCB, इसकी लंबाई बराबर होगा इस पूरे वृत्तीय पथ की परिधि गुणा के 3/4। परिधि क्या होगी इस पूरे वृत्तीय पथ की, 2πr। तो परिधि मतलब एक चक्कर में चली गई दूरी, तो एक चक्कर में चली गई दूरी हो गई 2πr। हम चले कितना चक्कर, 3/4, एक चक्कर में चली गई दूरी 2πr, तो 3/4 चक्कर में चली गई दूरी क्या होगी, 3/4 गुणा गया 2πr। तो हम यहाँ पर वही निकाल रहे हैं कि दूरी यहाँ पर 3/4 चक्कर चलने में तय की गई दूरी बराबर होगा पथ ADB की लंबाई, ADB की लंबाई वो बराबर होगा 3/4 गुणा गया वृत्तीय पथ की परिधि, ठीक है। तो 3/4 गुणा गया 2πr आ जाएगा, तो दूरी बराबर हो जाएगा 3/4 गुणा गया 2, अब पाई की वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे, पाई की वैल्यू आ गई 22/7 इंटू r की वैल्यू आ गई 50। तो इसको सॉल्व करने पे आ गया 235.7 मीटर। तो यहाँ पर 3/4 वृत्त को तय करने में दूरी आ गया 235.7 मीटर, जबकि विस्थापन आ गया 70.7 मीटर। इसी प्रकार से तीसरा सवाल है कि एक पत्थर को 50 मीटर ऊंचाई की मीनार की चोटी से गिराया जाता है। ठीक उसी समय एक अन्य पत्थर को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से नीचे से ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधरता फेंका जाता है। ऊर्ध्वाधरता माने लंबवत ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। वह समय ज्ञात कीजिए जिस पर दोनों पत्थर एक दूसरे को पार करेंगे। ठीक है, कि एक पत्थर जो है वो 50 मीटर पर सेकंड, वो 50 मीटर की ऊंचाई से गिराया जा रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है कोई पत्थर है, ये यहाँ से 50 मीटर की ऊंचाई, ये B है, ज़मीन है, ये इस ज़मीन से 50 मीटर की ऊंचाई पे A बिंदु है। तो यहाँ से कोई पत्थर ये नीचे की ओर गिराया जा रहा है। तो जब ये नीचे की ओर गिराया जाएगा इसका प्रारंभिक वेग हो जाएगा 0, ठीक है, और 50 मीटर गहराई पे गिराया जा रहा है। और जिस समय ये नीचे की ओर गिराया उसी समय एक पत्थर ऊपर की ओर फेंका गया, पर ऊपर की ओर फेंकने में उस दूसरे पत्थर का प्रारंभिक वेग क्या है, 20 मीटर प्रति सेकेंड। हमें ये निकालना है कि कितने सेकंड बाद ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि B से दूसरा पत्थर ऊपर की ओर फेंका, A से पहला पत्थर नीचे की ओर फेंका, माने इस C बिंदु पर पहुंचने पर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। जब ये ऊपर वाला पहला जो पत्थर है A से C पे पहुंचेगा तो इस दौरान चली गई दूरी क्या होगी, AC। यहाँ पर इसमें प्रारंभिक वेग हो जाएगा इसमें u बराबर 0, और AC की वैल्यू मान लिया हमने h। तो हम पहले पत्थर की गति के लिए देख रहे हैं, माना दोनों पत्थर एक साथ फेंके जाने के t समय बाद मिलते हैं। हम ये मान लें कि दोनों पत्थर जब एक साथ, एक पत्थर को नीचे दूसरे पत्थर को ऊपर फेंका, तो फेंकने के t समय बाद ये एक दूसरे से C पर मिले, तो तब उसमें ऊपर से नीचे की ओर फेंके गए पत्थर की गति के लिए, तो नीचे की ओर जो पत्थर फेंका उसकी गति के लिए हम देख रहे हैं, उसके लिए इसकी गति के लिए जो नीचे की ओर फेंका u बराबर 0। जब ये नीचे की ओर आएगा यहाँ पर त्वरण क्या होगा, a बराबर g, गुरुत्वीय त्वरण। तो और A से C तक की जो दूरी है C पर मिले दोनों एक दूसरे, A से C तक की दूरी हमने h1 मान ली। तो गति का द्वितीय समीकरण हम लगा रहे हैं। गति का द्वितीय समीकरण s = ut + ½ at² में हम s के स्थान पे क्या रख देंगे, s मतलब A से C तक की दूरी h1 रख देंगे, बराबर आ जाएगा u का मान 0 हो गया तो 0 हो गया टर्म, प्लस ½ A के स्थान पे क्या रख दिया, g रख दिया, क्योंकि ऊर्ध्वाधर गति में गुरुत्वीय त्वरण होगा A के स्थान पे g, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण g आ जाएगा यहाँ पे A के स्थान पे, और t के स्थान पे t रखा। हमने ये माना है कि A से C तक भी ये ऊपर वाला पथ कण जो है A से C तक t समय में पहुँच रहा है, और नीचे से ऊपर जो फेंका वो भी B से C तक t समय में पहुँच रहा है। तो उस समय ऊपर से नीचे फेंके गए पथ की गति में h1 बराबर क्या आ गया, ये h1 बराबर आ गया ½ gt²।
अब नीचे से जो पत्थर ऊपर फेंका उसकी गति के लिए देख रहे हैं हम। नीचे से ऊपर की ओर की गति के लिए हम यहाँ पर प्रारंभिक वेग मान लेंगे तो नीचे से ऊपर की ओर की फेंके गए पिंड की गति के लिए प्रारंभिक वेग u दे रखा है हमको 20 मीटर पर सेकंड, यानी ये नीचे से जो ऊपर फेंका इसका प्रारंभिक वेग था u बराबर 20 मीटर पर सेकंड। और b से c तक की दूरी मान रखी है h2। b से c तक पहुंचने का समय हमने t माना कि t समय बाद ये भी यहाँ पर पहुंचा। और गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा इस टाइम g पर, उसका चिन्ह होगा नेगेटिव, क्योंकि ऊपर जब फेंका जाएगा तो ऊपर की ओर की गति में g का मान क्या लेते हैं हम, नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पर u बराबर 20, a बराबर -g, t बराबर t लेंगे हम, समय t बराबर t, दूरी s के पे h2 रख देंगे। तो गति के द्वितीय समीकरण से जो गति का द्वितीय समीकरण s इक्वल टू ut प्लस हाफ at² है, इस पर हम s के पे h2 रख देंगे क्योंकि b से c तक की दूरी h2 है। u की पे हम 20 रख देंगे, t की पे हम t रखेंगे, a की पे -g। तो ये आ गया h2 बराबर 20t माइनस हाफ gt²। तो यहाँ पर हम समीकरण नंबर 1 ये था, समीकरण नंबर 2 ये था, इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो देखिए ये दूरी है h1, ये दूरी है h2। तो h1 प्लस h2 जब हम करेंगे तो हो जाएगा h1 प्लस h2 बराबर, टोटल दूरी आ जाएगा, ये टोटल दूरी 50 मीटर। तो समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ने पे तो h1 प्लस h2 बराबर आ जाएगा 50 मीटर। तो h1 प्लस h2 बराबर 50 मीटर। h1 का मान यहाँ से रखा, h2 का मान हम यहाँ से रखेंगे समीकरण नंबर 1 और 2 से। तो h1 का मान आ गया यहाँ से हाफ gt², h2 का मान यहाँ से आ गया 20t माइनस हाफ gt², ये वैल्यू यहाँ रखी बराबर 50 आ गया। तो प्लस हाफ gt² कैंसिल हो गया इससे, माइनस हाफ gt² से, और यहाँ पर बच गया क्या, ओनली ये कैंसिल हो गया, ओनली बचा 20t बराबर 50। तो t बराबर आ गया 50/20 यानी 50/20, यह आ गया 2.5 सेकेंड। तो समय t बराबर आ गया 2.5 सेकेंड। मतलब यदि कोई पत्थर ऊपर से मुक्त रूप से नीचे फेंका गया और उसी समय एक पत्थर u बराबर 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका गया, तो ये दोनों एक साथ जब फेंके जाएंगे तो फेंकने के 2.5 सेकंड बाद ये एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है। जबकि इन दोनों पत्थरों के बीच की शुरुआती दूरी क्या थी, 50 मीटर। तो अतः 2 सेकंड बाद दोनों पत्थर एक दूसरे को पार कर जाएंगे। इसी प्रकार से और आंतरिक सवाल भी इसमें करने हैं। धन्यवाद।